Hello kids, today we will study lesson 6 lithosphere and landforms. लिथोस्फीयर और पृथ्वी के अलग अलग रूप जमीन के लैंड के. The origin of the earth dates back to 400 billion years and since then many changes have occurred. अब पृथ्वी का जो उद्गम है 400 बिलियन ईयर साल पहले, यानी कि 1 बिलियन में कितने हैं, क्या होता है, 1 अरब होता है. कितना होता है, तो अंदाज लगा लिया कि 400 बिलियन यानी कि 400 अरब साल पहले पृथ्वी का उद्गम हुआ है. तब से लेकर यहाँ पर कहीं परिवर्तन हुए हैं. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere and while 71% by hydrosphere. पृथ्वी का जो 29% जो भाग है वो कहीं से घिरा हुआ है, लिथोस्फीयर से है, और बाकी का जो 71% पार्ट जो है उस पर हाइड्रोस्फीयर है. लिथोस्फीयर यानी कि हम जहां पर रहते हैं वो, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी वाला भाग है वो. एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर. और दोनों जो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर वो हवा के आवरण से ढके हुए हैं. Thus the main sphere of the earth are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो इस प्रकार से पृथ्वी के जो मेन स्फीयर्स हैं वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. ठीक है. द लिथोस्फीयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, पार्ट है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. पृथ्वी का वह भाग, क्रस्ट उसको बोलते हैं, ऊपरी परत, जहां पर हम रहते हैं वो हर जगह समान नहीं है. वह हर जगह समान नहीं है. There are big mountains ranges, mighty rivers and valleys and some places extensive plains and plateaus. कुछ जगह पर पहाड़ हैं, कुछ जगह नदियां हैं, कहां पर प्लेन्स है मतलब समतल है, कहां पर प्लेट्यूज है. The outer crust of earth where people live is called a lithosphere. जैसा कि मैंने पहले बताया है, पृथ्वी की जो आउटर क्रस्ट जो है, ऊपरी जो परत है जहां पर कि व्यक्ति रहता है, हम रहते हैं, यहाँ पे जाके हम रह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं. चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सरफेस पर परिवर्तन होते रहते हैं. टू टाइप्स ऑफ चेंजेस व्हिच आर सीन ऑन द सरफेस. दो प्रकार के जो चेंजेस होते हैं हम सरफेस पर देखते हैं. पहला होता है सडन चेंजेस, अचानक होने वाले परिवर्तन, और दूसरे हैं स्लो चेंजेस जो कि धीरे धीरे होते हैं. बोथ अबव चेंजेस आर कास्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. ये दोनों जो चेंजेस होते हैं बाहरी और आंतरिक दबाव के कारण होते हैं, बलों के कारण होते हैं, फोर्सेस के कारण होते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक दैट ब्रिंग अबाउट सडन चेंजेस आर इंटरनल फोर्सेस. अब देखिए, जो वोल्केनोस यानी कि जो ज्वालामुखी का उद्गम होता है वो, और अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं जो कि क्या करते हैं, जिसमें सडन अचानक हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं, इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं. व्हाइल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ, और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या होता है देखिए, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, विंड, हवा, वाइज, सी वेव्स, समुद्र में जो लहरें चलती वो, ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होते हैं. दे ऑल चेंज द सरफेस स्लोली. और ये सभी क्या करते हैं, सरफेस को धीरे धीरे चेंज करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब पृथ्वी की हम स्ट्रक्चर की बात करें, पृथ्वी की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री. पृथ्वी की जो आंतरिक जो सतह है वो हमेशा से रहस्य का विषय रही है. द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. पृथ्वी के नीचे की जो लेयर है आज भी हमारी समझ से बाहर है, आज भी हम उसको समझ नहीं पाए हैं, आज भी हम उसको समझ नहीं पाए हैं. The scientists have made several efforts to explore the structure of the earth by digging mines, volcanoes and earthquakes. और साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो कई प्रकार के प्रयास किए हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जान सकें. उन्होंने जो माइंस खोदी उससे भी पता लगाने की कोशिश की कैसी है. जो वोल्केनोज आए, अर्थक्वेक आए, उनके द्वारा भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की भाई कि इसकी इंटरनल सरफेस कैसी है. द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट have put their logic, imaginations and views about the structure of the earth. और इस प्रकार से क्या जितने भी साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं की किस प्रकार की उनकी
मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक सतह किस प्रकार की होगी। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 पार्ट्स। साइंटिस्ट ने पृथ्वी की स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा है। पहली है क्रस्ट ऑफ द अर्थ और आउटर लेयर, पृथ्वी का जो क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी सतह जहां पर हम रहते हैं। दूसरा है मेंटल और तीसरा है नाइफ और कोर। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, द एक्सटीरियर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम क्या, आउटर लेयर जो होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जहाँ की हम रहते हैं। द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट, और जितने भी जीवित वस्तुएं हैं यानी कि हम हैं, जानवर हैं, सभी इस पार्ट पर रहते हैं। इस वाले भाग को लिथोस्फीयर हम रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी हैं, महाद्वीप हैं, ओशंस विशाल सागर है यहाँ पर। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स, और ये स्फीयर कहीं से बनती हैं, हल्की छिद्रित चट्टानों से। इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है 10 से 70 किलोमीटर होती है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय देम, और उनसे कॉन्टिनेंट बनते हैं। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड सियाल, और लिथोस्फीयर की जो अपर लेयर होती है उसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मोस्टली इन दिस लेयर, और इस लेयर के जो पार्ट पर क्या क्या ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है यहाँ पर। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, इसका घनत्व की बात करें, तो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड सीमा या साइमा, और सियाल के बीच की, सियाल के नीचे की जो लेयर होती है उसको साइमा या सीमा बोलते हैं। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स, और यहां पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल्स धातु यहां पर होती है। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल, पृथ्वी की जो आउटर लेयर होती है उसके नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। सेकंड पार्ट जो बताया मैंने वो। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर, और इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी जो गहराई होती है 70 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। इट हैज प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन, और यहाँ पर दो प्रोमिनेंट मिनरल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं ओलिवाइन और पायरोक्सिन। इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 2.9 to 4.7, और इसकी जो डेंसिटी वो कितनी है? 2.9 से लेकर 4.7 तक की इसकी डेंसिटी है। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट जो होती है कोर, वो क्या कहलाती है? नाइफ कहलाती है, सॉरी नाइफ। इट इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर, और इसको हम मेटालिक कोर भी कहते हैं। इट इज कंपोज ऑफ फेरियम एंड निकल, और यहां पर क्या होते हैं? फेरियम और निकल से बनी होती है। इट हैज हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी, और उसका जो वेट है सबसे हाईएस्ट होता है, उसकी डेंसिटी भी सबसे हाईएस्ट होती है। इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 13, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट डेंसिटी जो है वो कितनी है? 13 है, सबसे ज्यादा है। This part extends from the depth of 2900 kilometers to 6400 kilometers, और ये जो भाग है 2900 किलोमीटर से लेकर तो 6400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है, फैला होता है। The temperature inside the earth increases with depth, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। The temperature increases at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters depth, और हर 32 मीटर की जो डेप्थ होती है आसपास का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। However, despite high pressure, internal rocks and metals do not melt but remain solid. अब देखिए, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है? इंटरनल रॉक्स और मेटल्स जो होती हैं वो पिघलते नहीं हैं, बट रिमेन सॉलिड, सॉलिड रहते, पिघलते वो नहीं है।
है, प्रेशर हाई होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इंटरनल रॉक्स होती है और मेटल जो होते हैं वो पिघलते नहीं हैं, सॉलिड रहते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर। और ये सॉलिड होने का कारण क्या है? आउटर लेयर के प्रेशर के कारण, जो बाहरी जो लेयर होती है, परतें होती है, उनके दबाव के कारण। रॉक्स, ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स। जितने भी पदार्थ जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत को बनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की क्रस्ट को बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रॉक्स कहलाते हैं। द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल such as granite and soft material like soil both go in the formation of rocks। अब देखिए, जो रॉक शब्द है उसका मतलब होता है मटेरियल, हार्ड मटेरियल। कैसा मटेरियल? हार्ड मटेरियल, कड़े पदार्थ, जैसे कि ग्रेनाइट है, और सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि सोइल। दोनों क्या करते हैं? चट्टान को बनाते हैं। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, एक या दो, ये एक या उससे अधिक चट्टानों से बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, और आती है मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। पहला है इग्नियस रॉक्स। आप पास में चित्र भी देखते जाएंगे, पेज नंबर 51। पहले इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय शेल। These rocks are the primary rocks of the earth crust। ये अर्थ क्रस्ट की, पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसकी प्राइमरी रॉक्स होती हैं। These rocks are formed by hot molten rock material in the internal part of the earth। एक्चुअली ये रॉक्स कहाँ से बनती है? हॉट मोल्टन रॉक्स जो होती है मटेरियल, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में, उनसे बनती है। When this molten matter cools, और जब ये मोल्टन मैटर जो होते हैं, पिघले हुए जो पदार्थ होते हैं, जब वे ठंडे होते हैं और कड़े होते हैं, एंड ऑन द क्रस्ट इट फॉर्म अ रॉक नोन एज इग्नियस चट्टान। ठीक है ना? When these molten rocks, मोल्टन मेटल, जब वो मोल्टन यानी द्रवित जो पदार्थ होते हैं, जब ठंडे होते हैं और कड़ा होते हैं, ठीक है, एंड ऑन क्रस्ट इट फॉर्म अ रॉक, तो क्या बनाते हैं वो? अवसादी, सॉरी, आग्नेय चट्टान बनाते हैं। When the molten matter cools slowly, it forms igneous rocks known as granite। एक प्रकार का ग्रेनाइट होता है जो कि इग्नियस रॉक से होती है। जब मोल्टन मेटल्स धीरे से क्या होते हैं? पिघलते हैं, सॉरी ठंडे होते हैं, तो क्या बनाते हैं? ग्रेनाइट बनाते हैं। द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। और ग्रेनाइट का प्रयोग हम क्या करते हैं? जितने भी बिल्डिंग मटेरियल बनाने में उसका हम प्रयोग करते हैं। समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट, और कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मटेरियल्स होते हैं, पिघले हुए द्रवित जो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? अब होल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। इट देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स अ रॉक नोन एज बासाल्ट। और जब क्या होता है? बाहर आने के बाद क्या होते हैं? जब तेजी से क्या होते हैं? ठंडे हो जाते हैं और एक चट्टान बनाते हैं, इसको बोलते हैं बासाल्ट। इट इज अ डार्क कलर्ड हार्ड एंड हेवी इग्नियस रॉक। ये जो बासाल्ट होता है एक प्रकार की इग्नियस रॉक है। ये कैसी होती है? कलर्ड होती है, कलर में होती है, रंगीन होती है, हार्ड ठोस होती है और भारी होती है। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स, और इसका उपयोग हम कहीं भी करते हैं? रोड बनाने में। सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। द पेबल्स, टीनी पीसेस ऑफ स्टोन्स, फॉसिल्स which are being carried by water, air and snow are stored in layers on land or under sea bottom. Such assembled substances are called sediments rocks। अब देखिए, जितने भी पेबल्स हैं, पत्थर के कंकड़ ये हैं, टीनी पीसेस ऑफ स्टोन, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फॉसिल, जीवाश्म, ये सब जितने भी चीजें हैं जो कि पृथ्वी के, जो कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और बर्फ के द्वारा लाई जाती हैं, वो क्या करते हैं? आर स्टोर्ड इन अ लेयर, एक लेयर के रूप में स्टोर होते हैं
या तो पृथ्वी के ऊपर या समुद्र के तल में नीचे। ऐसा पल्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं, एकत्रित जो पदार्थ होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। When under pressure and heat hardens to form sedimentary or rock with layer। चलो छोड़ो इसको। तो इस प्रकार से ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, और आप थोड़ा इसमें पढ़ लेना। एक आएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। When the shape, color and characteristics of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely change। अब देखिए, इंटरनल प्रेशर के कारण, सॉरी इंटरनल हीट और प्रेशर के कारण जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के आकार में, कलर में और उसके गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये सभी प्रकार क्या कहलाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पत्थर से क्या मार्बल बनाना। क्वार्टजाइज फ्रॉम सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइज बनाना। स्लेट फ्रॉम क्ले, मिट्टी से स्लेट बनाना। ग्रेफाइट और डायमंड, कोयले से बनाना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। These rocks are very hard and granular। ये रॉक्स कैसी होती हैं? बहुत हार्ड होती हैं और ग्रेन्युलर होती है, दानेदार होती है। लैंडफॉर्म्स, द लैंडफॉर्म्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन द अर्थ। अब हम लैंडफॉर्म्स की अगर बात करें, जमीन के जो लैंड के जो प्रकार है उसके अगर बात करें, तो देखिए, द सरफेस आर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अब देखिए, पृथ्वी की जो सरफेस है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। लैंडफॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग, लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। द लैंडफॉर्म्स एज पर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम लैंडफॉर्म्स को उसके फॉर्मेशन प्रोसेस और उसकी यूनिक कैरेक्टर्स के आधार पर अगर हम उसको क्लासिफाई करें, तो 3 कैटेगरी में उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन। माउंटेन यानी कि पहाड़ पर्वत, प्लेट्यूज यानी कि पठार, और प्लेन्स यानी कि समतल जैसे जमीन। माउंटेन, माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। भाई माउंटेन क्या है? जमीन का एक भाग है, टुकड़ा है, ठीक है, एक बड़ा एरिया है, जो कि क्या होता है? हमारे समुद्र जहां पर हम रह रहे हैं, जो सराउंडिंग एरिया जो हमारे आसपास के हैं, या उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं, उससे थोड़ा क्या वो ऊंचा होता है। क्या होता है? हाई होता है। मोर देन 1000 मीटर्स अबाउट सी लेवल, और सी लेवल समुद्र तल की लेवल से 1000 मीटर होता है वो ऊंचा। दे हैव नैरो आर कॉनिकल पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स, और उनके पास जो उनकी जो पीक्स होती है, चोटियां होती है, वो कैसे होती है? कॉनिकल होती है, शंकु आकार की, ऐसे ऐसे कॉनिकल या सक्रिय होती है। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। पृथ्वी का जो 20% भाग जो है वो किससे घिरा हुआ है? वहां पर क्या है? मतलब पहाड़ है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, कई प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन। Mountains are useful for us as most of the rivers have their origin from the mountains। Mountain जो पहाड़ है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उपयोगी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स माउंटेन से होकर ही, मतलब नदियों का उद्गम माउंटेन से ही हुआ है। They also influence climate and minerals are also found in the mountains। और देखिए, माउंटेन जो होते हैं क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं, और जहां पर जो मिनरल्स होते हैं उनको भी वो प्रभावित करते हैं। प्लेट्यू, प्लेट्यू इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबाउट 600 मीटर्स और मोर अबाउट सी लेवल। प्लेट्यू क्या है? एक चौड़ा और फ्लैट एरिया होता है लैंड का, जो कि सी लेवल से, समुद्र तल की ऊंचाई से 600 मीटर उठा हुआ होता है। सराउंडिंग लो लैंड्स दे अपीयर लाइक टेबल लैंड्स। प्लेट्यूज आर आल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स। अब देखिए, प्लेट्यूज भी क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे माउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू और प्लेन प्लेट्यू। ठीक है, माउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू और प्लेन प्लेट्यू।
वी गेट मिनरल्स एंड सम ऑफ द प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल। हम प्लेट्यूज से हमको मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं और कुछ जो प्लेट्यूज होते हैं वो फर्टाइल उपजाऊ भी होते हैं, यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। प्लेन, द रिलेटिवली लो फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस whose elevation is usually low is known as plain। अब पृथ्वी का फ्लैट एरिया जो कि फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ही बहुत कम होती है या होती ही नहीं कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। मतलब प्लेन जैसे कि हम रहते हैं, हमारी जो जमीन प्लेन है। The plain areas are found up to 250 meters above the sea level। प्लेन एरिया जो होते हैं समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं उससे। The plains are suitable place for human habitat because people fulfill their needs of food, clothes, housing and other necessities। अब देखिए जो प्लेन्स एरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, हमारे लोग सुटेबल होते हैं, उपयुक्त होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम रहते हैं, हमारे खाने की व्यवस्था होती है ना, हमारी सभी आवश्यकता की पूर्ति हम यहाँ पर कर सकते हैं। Hence all the civilizations of the world originated in plain areas। इसलिए वर्ल्ड की जितनी भी सभ्यता का जो उद्गम हुआ है प्लेन एरिया से ही हुआ है। The plains are known as the cradle of civilization। अब प्लेन को जो समतल जो क्षेत्र होते हैं उसको हम सभ्यता का उद्गम कह सकते हैं, सभी सभ्यता का उद्गम यहीं से हुआ है। These areas are the most developed part on the earth। वो प्लेन्स एरिया जो होते हैं पृथ्वी के सबसे डेवलप्ड पार्ट होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के जो पार्ट में हम चेंजिंग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से लैंडफॉर्म्स में परिवर्तन होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।